Hello, my friends. Welcome to IDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantaveer and I'm here with a very important banking booster session. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है होगा कि मैं जो है आरबीआई रिलेटेड और इवन आरबीआई की सभी बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक सेशन में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड इवन वन सिंगल सेशन में काइंड ऑफ पूरा बैंकिंग का रिवीजन भी हम कर चुके हैं। तो बैंकिंग बूस्टर के नाम से अगर आपको हमारे चैनल पे कोई भी सेशन दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर योर रेगुलेटरी और बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो प्लीज उसको डू चेकआउट जरूर करें, आपको बहुत कुछ बेनिफिट उससे मिलेगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बैंकिंग बूस्टर सेशन में अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। नाम सुनने में बड़ा इजी लगता है लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन के सामने मेरा कोड शो हो रहा होगा Y581, उसका यूज करके आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स एंड जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप देखो एसबीआई इज अ कमर्शियल बैंक, आईसीआईसीआई इज अ कमर्शियल बैंक, देन देयर आर सो मेनी कोऑपरेटिव बैंक जिनके नाम में कोऑपरेटिव वर्ड आ जाता है। तो वो कैसे डिफरेंट होते हैं नॉर्मल कमर्शियल बैंक से? देखिए, द आइडिया है इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव, किस पर्पस के लिए वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, नाम कमर्शियल मींस प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज, ठीक है। तो वो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बैंकिंग ऑपरेशंस तो प्रोवाइड करना चाहते हैं, डिपॉजिट लेंडिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट प्रॉफिट। वहीं कॉर्पोरेटिव इज मोर लाइक कॉर्पोरेशन, वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर उस दौरान उनको प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस हो जाता है दोनों की फंक्शनिंग में, ठीक है। एक में कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रॉफिट मेकिंग और एक में जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करते हैं। ये जो है दे आर अर्बन सेंट्रिक, ठीक है, दे आर अर्बन सेंट्रिक। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो यहां पे मैं और इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर जो होंगे वो सभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक और चीज है जो कोऑपरेटिव बैंक्स डिफरेंट होते हैं कमर्शियल बैंक्स में कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डेमोक्रेटिकली टेकन होती है। मतलब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और इलेक्शन के लिए कंडीशन होती है भाई क्या, कि आपका जिस भी कोऑपरेटिव बैंक से आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। तो जो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो उसके लिए आपका उस बैंक में एटलीस्ट मेंबरशिप होनी चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स और एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए 500, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओके। देन इसके गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। एनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विच हैव डिपॉजिट बेस ऑफ मोर देन 100 करोड़, ठीक है, मोर देन 100 करोड़ से ज्यादा जिनका भी डिपॉजिट बेस होता है, दे नीड टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एंड देन जिनके पास भी डिपॉजिट बेस 5000 करोड़ से ज्यादा का होता है, दे नीड टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको क्रक्स में दे रहा हूं फ्रॉम डिफरेंट सर्कुलर्स, ठीक है। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आरबीआई के जितने लेटेस्ट सर्कुलर्स या ओल्ड सर्कुलर्स हैं जो आपके रेलेवेंट है वो तो बताऊंगा ही, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मतलब ये सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डिस्कशन है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते कितने तरह के हैं। तो देखो, एक सिंपल क्लासिफिकेशन होता है शेड्यूल, नॉन शेड्यूल। मतलब अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक का नाम सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में आ जाता है तो उसको हम शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स बोल देते हैं, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। किसी का नहीं आता तो नॉन शेड्यूल। इसी तरह ये सिंगल स्टेट ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, मल्टी स्टेट ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन, एंड इनके ऑपरेशंस बेसिकली अर्बन सेंट्रिक होते हैं, अर्बन कस्टमर्स को ये टारगेट करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। Urban cooperative banks are also a type of differentiated bank. कैसे? देखिए, हर तरह की बैंकिंग सर्विस नहीं कैरी आउट कर सकते। पहले इनका कस्टमर बेस जो होता है वो अर्बन सेंट्रिक होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो लोन्स ऑफर करते हैं वो लोन्स, मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स शुड बी स्मॉल वैल्यू लोन्स। अब स्मॉल वैल्यू लोन्स का मतलब क्या होता है? इनका लोन का जो डिनोमिनेशन है वो मैक्सिमम 25 लाख रुपीज होना चाहिए और 0.4% ऑफ द Tier 1 capital which could be maximum up to 3 करोड़।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो टारगेट है ये इनको अचीव करना है बाय विच ईयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपको मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर में ये बता चुका हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने 50% ऑफ लोन्स जो है स्मॉल वैल्यू लोन्स करने हैं, जिनका जो मैक्सिमम अमाउंट हो या तो 25 लाख रुपए हो या फिर 3 करोड़ या 0.4% ऑफ टीयर 1 कैपिटल विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी ये टारगेट कब तक अचीव करना है उसके बारे में आप मेरे को बताना। तो मैंने आपको बताया कि एक डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्यों है, क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक से डिफरेंटली काम करते हैं। पहला, इनका कस्टमर बेस अर्बन सेंट्रिक होता है। दूसरा, देयर लोन्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन्स, मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स आर स्मॉल वैल्यू लोन्स। ठीक है, इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है 4 टीयर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली चीज, इनका रेगुलेशन आरबीआई करता है और इनका सुपरविजन भी आरबीआई ही करता है। ठीक है, यूजिंग द मेथड कैमल्स मेथड से इनको सुपरवाइज किया जाता है। मोर ओवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है सुपरविजन के पर्पज से 4 टीयर में डिवाइड किए गए हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। ठीक है, टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट बेस 100 करोड़ से कम होता है, टीयर 2 जिनका 100 से 1000 करोड़ होता है, टीयर 3 1000 से 10,000 करोड़ इनका डिपॉजिट बेस होता है, एंड टीयर 4 जिनका मोर देन 10,000 करोड़ डिपॉजिट बेस होता है। डिपॉजिट बेस मतलब इनके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो इस अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, फॉर इफेक्टिव सुपरविजन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज और इसी के हिसाब से इन पर रेगुलेशंस भी लगते हैं। वो क्या क्या रेगुलेशंस है जरा बताता हूं। अगर एक टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो एक डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करना चाहता है, तो दे नीड टू हैव अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 2 करोड़ एंड अदर्स नीड टू हैव अ मिनिमम कैपिटल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 करोड़। ठीक है, तो नेट जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे जो सीआरआर रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसल नॉर्म्स के अंडर हमें मेंटेन करना होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मेंटेन करना होता है 9%। और यहाँ पे कोई भी सीसीबी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, क्योंकि अननेसेसरी, बिकॉज यार छोटा सा बैंक है, 100 करोड़ का डिपॉजिट बेस है, तो उस पर अननेसेसरी स्ट्रेन आप क्रिएट नहीं करना चाहते एडिशनल बफर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल जो एडिक्वेसी रेशियो होती है वो भी कम होती है, जिसको हम सीआरएआर बोलते हैं 9%, और सीसीबी भी यहाँ पे नहीं होता। बाकी जो हमारे बैंक्स हैं इन सभी के लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है वो होती है 12%, प्लस यहाँ पे सीसीबी ऑफ 2.5% भी फेज वाइज मैनर में सभी पे लागू होगा, मतलब लागू होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर यहाँ पे एक और एडिशनल आपको मीनिंग बता देता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया था जिसपे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था, बल्क डिपॉजिट से रिलेटेड। तो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अगर सपोज एक सिंगल ट्रांजेक्शन में डिपॉजिट आता है अमाउंट इक्विवेलेंट टू 15 लाख इन केस ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2, तो उसको हम बोलेंगे बल्क डिपॉजिट। और टीयर 3 और टीयर 4 के केस में बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन हो जाती है 1 करोड़। बल्क डिपॉजिट बोले तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में अगर बैंक के पास डिपॉजिट आता है इस अमाउंट से हायर, तो उसको अलग से क्लासिफाई किया जाता है एज ए बल्क डिपॉजिट। तो टीयर 1 टीयर 2 के केस में 15 लाख और टीयर 3 एंड टीयर 4 के केस में 1 करोड़। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देन इसके अलावा एक और सर्कुलर था हाउसिंग लोन से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में जो है एक तो पीएसएल नॉर्म्स में भी चेंजेस किए हैं, इनका पीएसएल टारगेट भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का पीएसएल टारगेट करंटली 60%। ठीक है, इसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो इनका एग्रीकल्चर का टारगेट है क्या कुछ? नो, बिकॉज दे आर अर्बन सेंट्रिक। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनका कोई भी एग्रीकल्चर का सब टारगेट जो 18% का होता है वो नहीं होता, यहाँ पे चेक करना। ठीक है, हाँ, माइक्रो एंटरप्राइज का जो टारगेट है वो यहाँ पे 7.5% एज इट इज लागू होता है। और दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा वीकर सेक्शन का टारगेट है 12% का, वो भी यहाँ पे लागू होता है। बाकी जो लोन्स हैं आप जहां चाहे वहां दे सकते हो। एग्रीकल्चर का कोई सब टारगेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में नहीं होता, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर अर्बन सेंट्रिक। ठीक है, इसके अलावा एक और सर्कुलर था हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड। हाउसिंग सेक्टर में जो लोन्स ये दे सकते हैं उसकी लिमिट यहाँ पे रिवाइज की गई थी, तो उस लिमिट के बारे में भी मैं आपको बता दूं। टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो मैक्सिमम हाउसिंग लोन दे सकता है उसकी लिमिट है 60 लाख। टीयर 2 जो दे सकता है उसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.4 CR। टीयर 3 जो दे सकता है उसकी लिमिट है 2 करोड़ एंड टीयर 4 जो दे सकता है उसकी मैक्सिमम लिमिट है 3 करोड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जिनसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को और बताऊंगा, कभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सोचा था इतनी इंफॉर्मेशन होगी?
बट बिकॉज यहां पे हम आपके लिए बेस्ट ऑफ द सेशन क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और हो सके तो वीडियो के बाद एक कमेंट भी कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर योर बेनिफिट। ऐसा कंटेंट फ्री में आपको अगर कहीं मिलता है तो प्लीज उसके बारे में भी बताना मुझे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे एक और चीज आती है विच इज रिलेटेड टू एक्सपोजर नॉर्म्स। एक्सपोजर नॉर्म्स क्या होते हैं? एक्सपोजर नॉर्म्स होते हैं कि यार आप जो है एक आदमी को कितना अपना लोन दे सकते हो, कितना एक्सपोजर ले सकते हो। देखो क्या होता है, सपोज आपके पास 100 रुपए, आप 100 के 100 अगर एक आदमी को दे दोगे और कल को वो आदमी वापस ना करे तो आप तो डूब गए। मतलब एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क ना हो, इसलिए आरबीआई जो है यहाँ पे बैंक्स के ऊपर लिमिट लगाता है कि वो एक आदमी को कितना एक्सपोजर दे सकते हैं। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में जो एक्सपोजर लिमिट है वो है इंडिविजुअल बोरोवर के केस में जो है वो है 15% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल, और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड बोरोवर्स उसके केस में ये है 25%। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिट है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जो यहां पे मैंने आपको समझाना था रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड हमने पॉइंट्स कवर कर लिए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएटेड बैंक, बिकॉज दिस इज द रीजन। ठीक है, अब आपसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लिया जाए, क्या आप आंसर नहीं कर सकते क्या? ठीक है, देन सुपरविजन से रिलेटेड हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए, देन पीएसएल लिमिट एंड हाउसिंग लोन से रिलेटेड जो सर्कुलर था वो भी, एंड एक्सपोजर नॉर्म से रिलेटेड भी हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कर लिए। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच। आपको मजा आया हो तो प्लीज लेट मी नो which topic you want me to cover in the next class. So thank you so much. Bye bye. Take care. Have fun.